नमस्कार दोस्तों। जो भारत के अंदर नहीं हो पाया वो फ्रांस के अंदर हो चुका है। यानी फ्रांस के चुनाव के अंदर वो हो गया जिसे भारत के अंदर करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन भारत बाल बाल बच गया। जी हाँ, फ्रांस के अंदर चुनाव खत्म हो चुके हैं, आम चुनाव वहाँ पर हो चुके हैं। हालांकि वहाँ पे आम चुनाव अभी नहीं होने थे, लेकिन वक्त से पहले ही वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन ने वो चुनाव पहले ही करवा दिए। खैर, चुनाव पहले करवा दिए, लेकिन किसी भी पार्टी को वहाँ पर बहुमत नहीं मिला। ऐसी ही हालत भारत के अंदर भी होते होते बच गई है। हालांकि भारत के अंदर भी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। यानी जो चुनाव पूर्ण गठबंधन था उसे पूर्ण बहुमत मिला, इसलिए उसने सरकार बना ली। प्री पोल अलायंसेस बहुत कम हुए हैं भारत के अंदर जिनमें पूर्ण बहुमत मिला है। मैं कहता हूँ हुए ही नहीं है लगभग। तो पूर्ण बहुमत तो भारत के अंदर एनडीए को मिल गया, लेकिन फ्रांस में किसी को नहीं मिल पाया। और फ्रांस के अंदर भी वही खेल खेला गया जो भारत के अंदर इंडी अलायंस ने खेला। फ्रांस के अंदर न्यू पॉपुलर फ्रंट जो है उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, 180 सीटें, और ये एक लेफ्टिस्ट पार्टी है। ये एक अलायंस है, जैसे इंडी अलायंस भारत के अंदर बना वैसे ही न्यू पॉपुलर फ्रंट जो है वो फ्रांस के अंदर बना, जिसमें तरह तरह की पार्टियां वैरायटियां मिलकर इकट्ठी हो गई और उन्होंने 180 सीटें जीत ली, जिसे नाम दिया गया न्यू पॉपुलर फ्रंट। और इसके साथ वहां पर मिल गई सत्ताधारी दल की इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी जो सेंट्रलिस्ट पार्टी है। तो ये लेफ्टिस्ट पार्टियां और ये सेंट्रलिस्ट पार्टियों की जो अलायंस थी, इन सभी ने एक ऐसी गैंग बनाई जिसे गैंग ऑफ अलायंस आप कह सकते हैं। और उन्होंने वहां पर 180 सीटें प्लस इमैनुअल मैक्रोन ने 160 सीटें जीत ली, यानी बहुमत के बिल्कुल करीब, और या कह सकते हैं पूर्ण बहुमत उन्हें मिल गया। टोटल सीटें वहां पे 577 हैं, और 577 में से इस बड़े अलायंस ने, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन का सेंट्रलिस्ट अलायंस शामिल है, जिसको 160 सीटें मिली हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे न्यू पॉपुलर फ्रंट जिसे 180 सीटें मिली हैं। ये सारी इतनी सारी पार्टियां हैं कि गिनना भी मुश्किल है। इसमें दर्जनों पार्टियां हैं जिन्हें मिलाकर ये सीटें बनती हैं। जैसे इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस को भी दोगुना बड़ा कर दें तो वहाँ पर इस तरीके का अलायंस बना था। और सामने बीजेपी की तरह वहाँ पर एक पार्टी थी जिसका नाम है राइट विंग पार्टी। और ये राइट विंग पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, जो अभी इस चुनाव का नेतृत्व कर रही थी, उनको करारी हार और करारी शिकस्त देखने को मिली है। मात्र 140 सीटें उन्हें हाथ में आई हैं। अब अंदाजा लगा के देखते हैं, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मैरिन लीपेन जो राइट विंग की पार्टी का वहां पर नेतृत्व कर रही थी, उन्हें मात्र 140 सीटों में ही अपने आप को खत्म करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात जो देखने वाली यह है कि वहां का चुनाव हुआ कैसे। वहां के चुनाव के पहले चरण में मैरिन लीपेन की पार्टी यानी राइट विंग पार्टी को बहुत बढ़िया उभार देखने को मिला और बहुत अच्छा जन समर्थन देखने को मिला। यह सब देखने के बाद इन अलायंस पार्टियों ने क्या किया, अपने 130 कैंडिडेट को वापस ले लिया। यानी उन्होंने अपने 130 कैंडिडेट का नामांकन वापस ले लिया, ताकि वहां पर ट्रिपल फाइट होने से बचे, यानी त्रिकोणीय मुकाबला ना हो और आराम से मैरिन लीपेन का कैंडिडेट हार जाए। अब अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके से, जैसे इंडी अलायंस ने जगह जगह पर अपने लोग खड़े किए और दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी ने अपने वहां से लोग हटा लिए, लेकिन यानी जहां पॉसिबल हो सके जीतने की कोशिश की गई, चाहे जो भी करना पड़े। वैसे ही वहां पे 130 नामांकन वापस ले लिए गए, ताकि वहां पे मैरिन लीपेन को डायरेक्टली फाइट करना पड़ जाए एक पार्टी से। और ये सारा खेल खेला गया और मैरिन लीपेन खत्म हो गई। हो सकता है मैरिन लीपेन इसके बाद जीत जाती, लेकिन मैरिन लीपेन को खत्म कर दिया गया। 140 सीटों को सिमट गई और पूरा का पूरा गठबंधन जो है, गठबंधन छोड़िए गैंग कह सकते हैं आप, उसमें इतनी पार्टियां हैं कि मंत्रालय बांटते बांटते इमैनुअल मैक्रोन थक जाएंगे। पहले इमैनुअल मैक्रोन की सरकार कुछ खास नहीं चल रही थी, अब तो और बकवास चलेगी। और सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली है, वोटों का बंटवारा हो गया है। वोटों का इतना बंटवारा हुआ है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी चीज इसके ऊपर एक और है कि ये जो लेफ्टिस्ट पार्टियां, न्यू पॉपुलर फ्रंट और साथ ही साथ लेफ्ट जो सेंट्रलिस्ट अलायंस जो है इमैनुअल मैक्रोन का, इसका जो पूरा का पूरा ये गठबंधन है, ये दोनों मिलकर अगर अपनी सरकार बना सकते हैं तो ईजिली ये सरकार बना पाएंगे। लेकिन इनकी पॉलिसीज क्या है? इमैनुअल मैक्रोन की पॉलिसीज तो आपको पता ही है, लेकिन न्यू पॉपुलर फ्रंट की पॉलिसीज थोड़ी सुन लीजिए। उनका मानना यह है कि इमिग्रेशन पॉलिसी को और स्मूथ बनाया जाएगा, यानी बाहर से जो शरणार्थी आते हैं उन्हें और फैसिलिटेट किया जाएगा और आराम से अंदर आने दिया जाएगा और उनके लिए और सुविधाएं बनाई जाएंगी। ऐसी पार्टी है
जब यूरोप ये चाह रहा है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को और स्ट्रिक्ट किया जाए और इमिग्रेशन को रोका जाए, तो उस समय ये लेफ्टिस्ट पार्टियां कह रही हैं कि हमें इन्हें और अंदर लाना है, इमिग्रेंट्स को और अंदर लाना है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि पैलेस्टीन को हम दर्जा देंगे, पैलेस्टीन को हम समर्थन देंगे और पैलेस्टीन को हक दिलाएंगे, ये भी कहते हैं, जो अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ बात है। तीसरी बात अगर आप सुनेंगे तो वो भी आप हैरान होंगे कि ये किस तरीके की बातें हैं। वो यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देने वाले हैं, यूक्रेन को बल तल हर तरीके का समर्थन देने वाले हैं। उनका कहना है कि जब स्कूल में बच्चे जाएं तो उन्हें लंच बॉक्सेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। यूरोपियन कंट्री, फ्रांस जैसी कंट्री में लंच बॉक्सेस बांटने की बातें चल रही हैं। भारत में बढ़ जाए ये तो मानते भी हैं, पाकिस्तान में बढ़ जाए, बांग्लादेश में बढ़ जाए, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में लंच बॉक्सेस बांटने की बातें हो रही हैं स्कूलों के अंदर, और ये न्यू पॉपुलर फ्रंट का कहना है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि फ्री की चीज़ें बहुत सारी बंटने वाली, यानी रेवड़ियाँ बंटने वाली हैं, रेवड़ियों का कल्चर वहाँ पर आने वाला है। ऐसी सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। अगर वो सरकार बनकर चलती है तो, नहीं चलती है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो चलती है, क्योंकि वो चल सकती है अगर दोनों पार्टियाँ जो खुद बहुत बड़े बड़े अलायंस हैं, वहाँ पर इंडिया अलायंस की तरह दो बड़े बड़े अलायंस हैं, एक इमैनुअल मैक्रोन का अलायंस है, सेंट्रलिस्ट अलायंस, और साथ ही साथ क्योंकि वो खुद भी एक लेफ्टिस्ट टाइप का अलायंस है, और एक वहाँ पे फार लेफ्टिस्ट पार्टी जो है जिसे हम कह सकते हैं न्यू पॉपुलर फ्रंट, जो पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट है, यानी इंडिया अलायंस की तरह है। तो वो पार्टी जो है, जो गठबंधन है वो पूरा का पूरा, वो तो बिल्कुल एंटाई राइट विंग है। अगर वो पार्टी और इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी मिलती है तो सरकार चल सकती है, लेकिन कितने दिन चलेगी वो अलग बात है। हालांकि कोई गठबंधन नहीं है उनका चुनाव पूर्ण, लेकिन आपसी सेटिंग पूरी है। आपसी सेटिंग पूरी है कि कहाँ से कैंडिडेट वापस लेने हैं जिसकी वजह से राइट विंग को हराया जा सके। तो ये खेल जो है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरे दुनिया में कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो कहीं भी मजबूत सरकार नहीं बनने देना चाहते। भारत के अंदर भी इस चीज़ की पूरी कोशिश थी भारत के अंदर कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा न बने, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी इस डूबते हुए जहाज़ को तूफान से निकाल कर ले आए हैं। चाहे वो कैसे भी लाए हैं, लेकिन वो निकाल कर ले आए हैं। तभी तो 99 सीटें जीतने वाले खुद को जीता हुआ बता रहे हैं। झूठे जन्मजात झूठे राहुल गांधी जो हैं खुद को जीता हुआ बता रहे हैं। मानते हैं चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन आप खुद को जीता हुआ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री को कॉन्ग्रेचुलेट करने के बजाय उन्हें जो है आप कह सकते हैं शुभकामनाएं देने के बजाय आप उन्हें कोस रहे हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि यहाँ का विपक्ष कैसा है। ये विपक्ष जीतने के बाद जो है, जो हारने के बाद जो है जीत का माहौल जो मना रहा है, कह रहा है बंगाल से खबरें आ रही हैं मार पिटाई चल रही है, और बंगाल से ये भी खबरें आ रही हैं कि बंगाल के अंदर इंडिया अलायंस का एक तृणमूल कांग्रेस का लीडर जो है वो ये कह रहा है कि हिंदू बदनसीब है, उन्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, और इस्लाम कबूल करने की दावत हम उन्हें दे रहे हैं। तो वहीं पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या का जो आंदोलन शुरू हुआ उस आंदोलन को हमने हरा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अयोध्या के जो राजा हैं वो अवधेश प्रसाद पासी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरह का माहौल है। ये माहौल भारत में होता होता रह गया। इस माहौल को बचने से और होने से हमें बचाना होगा। ये चीज़ें सही नहीं है जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, या फिर पार्टी जो है पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ आती हैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और इस तरीके से राइट विंग की हार हो जाना आप यूके के अंदर भी देख सकते हैं। हालांकि यूके के अंदर वो हार हुई है, वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी यूके में 2-3 पीएम बदले जा चुके हैं, तो लोगों के बीच में रोष भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो कुछ इस तरीके की सोच वाले नहीं हैं जैसे एजेंडाधारी यहाँ पर समझ रहे हैं। वो इस तरीके की सोच वाले नहीं हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि फ्रांस ने एक सबक दिया है भारत के लिए कि भारत इस बार बाल बाल बचा है। अगली बार बचे ना बचे वो यहाँ के मतदाता के ऊपर है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।